तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। हमने आप लोग को बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में होता है तो वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं, वो कोई एब्सोल्यूट नहीं होता। एक रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो दूसरे रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग वही ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। यही होता है रेफरेंस फ्रेम। और जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ये क्या करती है, इन रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग इन वेलोसिटी को रिलेट करती है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी की जो डिफिनेशन है वो होती है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी बी दैट इज VAB, दैट इज VAB। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है V वो A के अकॉर्डिंग B पर है। इसका मतलब बॉडी A विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी B, बॉडी A का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू relative velocity of B is the rate at which body A changes its position with respect to body B। इसका मतलब ये हुआ जो आपका बॉडी A है वो आपके रिलेटिव वेलोसिटी किसके है, बॉडी A के, और वो जो बॉडी A है वो क्या कर रहा है, किस रेट पर अपना बॉडी A चेंज कर रहा है पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी B। Let us consider two bodies A and B moving with uniform velocities VA and VB respectively। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमने कोई दो बॉडीज लिया जो A है और B है, उसमें जो A का रिलेटिव वेलोसिटी है वो VA है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और B की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो है VB। Let XAO and XBO be their positions coordinates। अब रेफरेंस फ्रेम है तो उसमें कोई कोऑर्डिनेट्स होगा पोजीशन का, तो एक जो है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट वो है XAO और दूसरा क्या है XBO। तो XAO माइनस XBO सबको पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1। तो उसी तरह से हमने XAO और माइनस XBO को अगर माइनस कर दिया तो क्या निकला, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है किस पर, एक t बराबर 0। इसका मतलब जो टाइम है वो क्या है, यहाँ पे 0 है। टाइम यहाँ पे आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, अप्रॉक्स 0 है, तो 0 है। उस टाइम पर आपका डिस्प्लेसमेंट XAO माइनस XBO इफ XA and XB are their position coordinate at time t। अब यहाँ पे क्या ले लिया कि t बराबर t टाइम पर, अभी तक क्या था, टाइम 0 था, अब टाइम क्या हो गया t टाइम पर। तो t टाइम पर उसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो XA है और दूसरा पोजीशन कोऑर्डिनेट XB है, तो यहां से उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट के अंडर XA जो आया, XA इज इक्वल टू XAO माइनस VAT। जैसे XA के लिए निकाला था उसी तरह से हमने XB के लिए निकाला, XB इज इक्वल टू XBO प्लस VBT। तो XA माइनस XB ये क्या निकलेगा, एक डिस्प्लेसमेंट ही निकलेगा। तो XA माइनस XB इज इक्वल टू जो हमने XA की वैल्यू निकली थी वो लिखा यहाँ पे माइनस, और जो XB की वैल्यू थी वो लिखा हमने यहाँ पे। उसके बाद क्या किया, XAO को XBO के साथ में रख दिया, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसके प्लस VA माइनस VB और T। XO पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, देखो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, ये कोई आपका X है, ये Y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक X एक्सिस पे कोई X होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो पोजीशन कोऑर्डिनेट तो होगा। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखेंगे, X को, और कोई एक A पॉइंट कहीं पे होगा ऑब्जेक्ट का तो X ही होगा। ये इसका एक पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है। हर चीज जो होती है वो एक कोऑर्डिनेट्स में होती है, तो कोऑर्डिनेट्स के जो पोजीशन लिए जाते हैं वो उसके एक डिस्टेंस से, और उसके वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो T है आपका वो क्या है,
जीरो है, तो जीरो होने की वजह से जो आपके जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो आपके जीरो से चलना स्टार्ट होता है। तो ओ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ओ यही बताता है कि आपका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो उसके ओरिजिनल से मतलब ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुआ है, जहां पे टी बराबर क्या है, जीरो है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे बी लिया था, जैसे यहाँ पे बी लिया था, तो जहां पे बी लिया जाएगा उसका मतलब कि इसका ये हुआ, यानी उसके एक्स बी ओ के साथ में उसकी जो ये थी एक्सेलरेशन वी टी, वो भी क्या हो गया, उसके साथ ऐड हो गया, इसलिए उसका जो एक्सेलरेशन है वो उसके ओरिजिन से ना जाकर कहीं और से अब जा रहा है, जिसमें वो उसके एक्सेलरेशन को जोड़ दिया गया है, उसके और डिस्टेंस आ गई है। तो ये ले लिया। उसके बाद इन दोनों को एक साथ में कर दिया और VAT और VBT में T कॉमन था, हमने T को बाहर कर लिया, तो आया इसके VA माइनस VB, और VA माइनस VB इंटू T क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है। VA माइनस VB क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम T के टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। अब यहां से आती है बात रिलेटिव वेलोसिटी की, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालना है, तो हमने VAB कर दिया, यानी V A के अकॉर्डिंग B की, तो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता ही है, वेलोसिटी जानते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना था, VA माइनस VB इंटू T अपॉन T से T क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, सिर्फ आया क्या, VA माइनस VB। इसी तरह से इसी के जनरल में अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू T, अब हम इतना नहीं करने जाएंगे, अब हमें क्या हुआ कि एक रिजल्ट VA के अकॉर्डिंग VAB के अकॉर्डिंग पता चल गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जनरल क्या ले लेंगे, VBA, क्योंकि जब VAB आ गया तो VBA भी क्या आएगा, उतना ही आएगा। अब इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर देंगे, सिर्फ VBA बराबर VB माइनस VA। अब हम क्या देखेंगे, अगर इस पे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कौन सा रिजल्ट वापस आ जाएगा, हमारा यही रिजल्ट आ जाएगा ना। तो हमने क्या किया, VAB इज इक्वल टू माइनस VBA, यानी VBA में हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें दोनों रिजल्ट क्या मिल गए, सेम मिल गए ना, एक ही तरह से मिल गए। और अगर हम इसका मॉड ले लें, मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड ले लें, तो क्या आएगा, दोनों रिजल्ट इक्वल सेम आएंगे। ये तो माइनस में आया था, और माइनस फिजिक्स में हमेशा क्या बताता है, माइनस जो होता है वो तो मैथ के अलग भाषा होती है। हाँ, हमेशा जो फिजिक्स में जो माइनस लगा होता है किसी भी इक्वेशन में, वो हमेशा डायरेक्शन को बताता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो VAB था वो अलग डायरेक्शन में था और VBA अलग डायरेक्शन में। इसका मतलब यही रिलेट करता है कि दो रेफरेंस फ्रेम होंगे, एक AB के अकॉर्डिंग होगा और एक BA के अकॉर्डिंग होगा। एक की नजर से देखेगा वो तो उसको रेस्ट में दिखेगा, और एक अपनी नजर से देखेगा तो उसको मोशन में दिखेगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि दोनों एक तरह से एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट दिख रहा है आपको, एब्सोल्यूट नहीं है, दोनों में बराबर इक्वल तो लगा है, लेकिन इक्वल के बाद क्या लगा है, एक बहुत बड़ा साइन लगा जो होता है माइनस, और माइनस होने की वजह से ये बता रहा है कि वो मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्ट है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। और उसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जर्वर एक रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग देखता है कि वो रेस्ट है, तो वही ऑब्जर्वर उसको देखेगा तो लगेगा उसको वो मोशन में। जैसे आप लोग जब, वही मैंने एग्जांपल आप लोगों को पहले ही दिया था कि जब आप लोग कोई किसी ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन में बैठते हैं, तो आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो देखते हैं कि आपका जो या कोई फॉरेस्ट या जंगल पड़ता है, तो वहां पे पेड़ जो होते हैं वो आपको चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, चलते हुए दिखाई पड़ते हैं ना, जबकि चल कौन रहा है, ट्रेन चल रही है। और ट्रेन के चलने के साथ साथ आप भी चलते हो उसमें, क्योंकि आप उस पर बैठे हुए हो। तो आप अपने आप को किस में मान रहे हो, रेस्ट में, और उसको किस में ले रहे हो, मोशन में। और अगर उसने देखा, वहां का कोई बंदा खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर है, वो आपको देखेगा तो आपको क्या क्या कहेगा, आप मोशन में हो, हम रेस्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या ले रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ले रहा है। आप क्या देखते हो, आपकी जो ट्रेन है वो आगे जा रही है और पेड़ किस तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ, तो वेलोसिटी किस तरफ जा रही है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपके अकॉर्डिंग पीछे की तरफ। इसीलिए क्या है, VAB माइनस VBA होता है। आप समझ में आए बात, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, यही एग्जांपल था। तो मॉड ले लिया, मॉड के अकॉर्डिंग दोनों बराबर आएंगे, मैग्नीट्यूड है तो।
फिर वेयर मॉड बी आर रिफर्ड, दोनों मॉड के बराबर आएंगे इसलिए उसका मॉड बी भी क्या आएगा, बराबर आएगा। वेयर मॉड बी रिफर्ड एज रिलेटिव स्पीड बिटवीन ए एंड बी, मॉड लग गया तो स्पीड हो गया, मॉड नहीं था तब तक क्या था, वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है, डायरेक्शन स्पीड है ओनली मैग्नीट्यूड। हाँ, तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी में स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, नहीं वो वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आई बात, ठीक। देखो ये जो है लिखा कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव। आप लोग मैथ में डेरिवेटिव पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, डेरिवेटिव जानते होंगे क्या होता है, कोएफिशिएंट जो होता है वही डेरिवेटिव होता है। वी कैन इजिली डिफाइन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, हम इसके जो डेरिवेटिव है या उसके कोएफिशिएंट से क्या डिफाइन कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो मैथमेटिक्स है वही क्या है, फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स और जो मैथमेटिक्स है वो फादर और डॉटर का उसमें रिलेशन होता है। जो आपकी फिजिक्स होती है वो सारी चीजें मैथमेटिक्स की यूज की जाती है, उसमें कोई भी चीज, कोई भी साइंटिस्ट जब होता है, जो कोई लॉ अगर प्रोड्यूस करता है, सबसे पहले उसका मैथमेटिकल टर्म वो बनाता है, बाद में उसका वो लैंग्वेज बनाता है। पहले उसके मैथमेटिकल टर्म आते हैं, बाद में उसके लैंग्वेज आती है, तो इसीलिए हर एक चीज मैथमेटिक्स से रिलेट करती है। तो देन सपोज वी हैव अ क्वांटिटी y whose value depends upon a single variable, अब वेरिएबल पता होगा, x क्या होता है वेरिएबल, ठीक है, and is expressed by an equation defining y as some specific function of x. This is represented as y is equal to fx. ये y is equal to fx जो है एक डेरिवेटिव का इक्वेशन है, और ये आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि y is equal to fx कैसा इक्वेशन होता है, फंक्शन होता है, और इसका जो एक ग्राफ बनता है वो कैसा ग्राफ होता है, कर्व होता है, कर्व होता है, ठीक बता रहे। तो y is equal to fx एक कर्व होता है। तो अब इसमें इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा और लिखिए इसमें, लिखिए दिस रिलेशनशिप कैन बी visualized by drawing a graph of function y is equal to fx regarding y and x as Cartesian coordinates as shown. देखिए हमने क्या किया कि एक ग्राफ बनाया, इस रिलेशन को y इज इक्वल टू fx को दिखाने के लिए इसके लिए ग्राफ बनाया। ये क्या है आपको पता है कि y इज इक्वल टू fx एक कर्व होता है, ये कर्व y इज इक्वल टू fx ये है। इस पे हमने क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे बनाना था, हमने इस पे एक पॉइंट लिया P और दूसरा पॉइंट क्या लिया Q। तो P पॉइंट पे जो उसका कोऑर्डिनेट है वो इसके लिए इतना डिस्टेंस x है और इसके लिए इतना डिस्टेंस क्या है y है। उसके बाद जो Q पॉइंट लिया था उसके लिए जो इसका x एक्सिस का जो डिस्टेंस है ये वो x के साथ कितना डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इंक्रीज किया, तो x प्लस डेल्टा x आ जाएगा इसका इस कोऑर्डिनेट, तो x प्लस डेल्टा x हो गया। और y एक्सिस पर
y प्लस डेल्टा y है, इसलिए यहाँ पे y डेल्टा y इंक्रीज किया है ना, तो y प्लस डेल्टा y ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, तो x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y इसका ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। इतने आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कर्व बनता है और P पॉइंट के बीच में एक स्लोप आया है, ये जो स्लोप ये है, एक स्ट्रेट लाइन जो हमने खींच दी, ये स्लोप है, और इस स्लोप का क्या है, डेल्टा y अपान डेल्टा x, एक स्लोप है किसका, y इज इक्वल टू एफ एक्स का। वही हमने लिखा, कंसिडर द पॉइंट P on the curve y is equal to fx whose coordinates are xy and another point Q whose coordinates are x plus delta x comma y plus delta y. The slope of the line joining P and Q, तो P और Q को ज्वाइन करती है जो लाइन, उसका जो स्लोप होगा, स्लोप आपको सभी पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो स्लोप जो होता है वो होता है tan नहीं होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है डेल्टा y अपान डेल्टा x, होता तो है परपेंडिकुलर अपान बेस, देखिए परपेंडिकुलर पे डेल्टा y और बेस पे डेल्टा x है, तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपन डेल्टा x, यहां से डेल्टा y का क्या रख देंगे, जो भी वैल्यू होगी डेल्टा y की, डेल्टा y की वैल्यू कहां से निकाल लेंगे, यहां से देखो डेल्टा y है पूरा डिस्टेंस y प्लस डेल्टा y, इसमें से अगर हम कितना डिस्टेंस घटा रहे हैं, ये डिस्टेंस y, तो क्या निकलेगा, सिर्फ इतना डिस्टेंस जो कि होगा डेल्टा y, तो डेल्टा y इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन डेल्टा x, बाकी जो इसका है वो कल पढ़ाएंगे।